नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य जगत में अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण एक विशिष्ट पहचान रखने वाले रहीम दास के जीवन एवं उनके साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। उनका व्यक्तित्व विलक्षण था। वे कलम और तलवार के धनी थे। एक और युद्ध भूमि में जाकर अपनी तलवार का कौशल दिखाने में माहिर थे, तो दूसरी ओर अपनी कलम की शक्ति से अपनी कवित्व प्रतिभा का परिचय देते हुए इतनी सुंदर रचनाएं की है। नीति परक, भक्ति परक, श्रृंगार परक विविध प्रकार की रचनाएं की है। और रहीम का जो काल था उसे हम देखें तो वह वास्तव में भक्ति काल का अंतिम चरण था। भक्ति काल लगभग समाप्त प्राय था। उसकी प्रवृत्तियों का धीरे धीरे अंत हो रहा था और रीति काल की प्रवृत्तियां बीज रूप में प्रारंभ हो रही थी। तो इस तरह से एक संक्रांति काल के कवि के रूप में रहीम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जहां तक इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में, जो पाकिस्तान में है, वहां बैरम खां के घर में हुआ था। इनके पिता बैरम खां थे, जो हुमायूं के करीबी थे, उनके विश्वसनीय सलाहकार सेनापति थे। और इनकी माता सलीमा बेगम थी। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। अभी ये 4 वर्ष के लगभग थे। तो बैरम खां जो इनके पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके संरक्षण अकबर के द्वारा किया गया। अकबर ने ही इनका लालन पालन, इनकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व निभाया। और जिस तरह से बैरम खां हुमायूं के विश्वसनीय थे और हुमायूं की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने पर तब अकबर छोटे से थे, तो उनके संरक्षण का, उनकी देखभाल का दायित्व बैरम खां पर पड़ा। और इसी तरह से जब अकबर बड़े हुए, सिंहासन पर आसीन हुए, तो बैरम खां के पुत्र रहीम, जो अल्पायु में ही थे, तो उनकी देखरेख का कार्यभार अकबर पर आया। और बैरम खां को हुमायूं ने प्रसन्न होकर अनेक जागीरें भेंट दी थी, उपहार स्वरूप दी थी। और इसी तरह से रहीम ने भी अपने रचना कौशल का और अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए अपने आश्रयदाता अकबर को अत्यधिक प्रसन्न किया और उन्होंने अनेक जागीरें इनको उपहार स्वरूप भेंट की। 11 वर्ष की छोटी सी आयु थी जब इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया। दरबार में रहते थे और अकबर स्वयं गुणी थे, गुणों के पारखी थे। और जो भी साहित्य में, कला में, चित्रकला में, संगीत आदि में निपुण होता था, विशारद होता था, उसे वे अपने दरबार की शोभा बनाते थे। और इस रूप में उनके नवरत्न माने जाते हैं, जिनमें तानसेन, बीरबल, टोडरमल, गंग कवि आदि हुए। उसी तरह से रहीम भी इनके नवरत्नों में विशेष स्थान के अधिकारी थे। वे भी नवरत्नों में माने जाते थे। जहां तक हम रहीम के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो यह एक कुशल प्रशासक थे, अप्रतिम योद्धा थे, योग्य सेना नायक थे। अकबर द्वारा अनेक बार सम्मानित भी किए गए। 16-17 वर्ष की छोटी सी आयु में ही गुजरात में जाकर के जिस तरह से इन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर के अकबर ने इन्हें वहां की जागीर प्रदान की। इसी तरह से हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ तो मराठों के विरुद्ध इन्होंने जिस प्रकार से अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया, तो इनको हल्दी घाटी के युद्ध की भी वीरता को देखते हुए तो अनेक प्रकार से अकबर द्वारा
सम्मानित किया गया। और अकबर के नवरत्नों में तो इनका मुख्य स्थान था ही, जैसे अभी हमने चर्चा की। तो एक और युद्ध कौशल में इन्होंने अपनी विद्या का परिचय दिया, अपनी शस्त्र विद्या का परिचय दिया। उसी तरह से उत्कृष्ट कोटि के कवि भी रहे, बहुभाषाविद थे। फारसी का, अरबी का, तुर्की का, संस्कृत भाषा का पर्याप्त अधिकार था इन भाषाओं पर। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, इन भाषाओं में इन्होंने रचना भी की है। तो इनकी रचनाओं में भी भाषाओं के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जिससे इनके बहुभाषाविद होने का ही परिचय नहीं मिलता, अपितु भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था, इसका भी परिचय मिलता है। इसी तरह से इन स्वभाव की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे, उदार प्रकृति के थे। हृदय इनका बड़ा उदार और दानशील था। अधिकांशतः हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा भी दान करते हैं पर उसका ढिंढोरा बहुत पीटते हैं। आपने देखा होगा धर्मशालाओं में, कई स्थानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर लोग कुछ दान करते हैं तो वहां उनके नाम लिखे हुए होते हैं। परंतु रहीम जब भी दान करते थे तो वे आंखें नीची कर लेते थे, झुका लेते थे। तो अकबरी दरबार के ही कवि गंग, जो इनके समकालीन थे, उन्होंने देखा कि ये दान देते हुए अपनी आंखें नीची क्यों कर लेते हैं। तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने रहीम से पूछा, सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यो ज्यो कर ऊंचे कियो त्यों त्यों नीचे नैन। कि जैसे जैसे आप हाथ ऊपर करते हो दान देने के लिए, आंखें क्यों नीचे कर लेते हो। तो रहीम जी इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। वे कहते हैं, देनहार को और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करत, याते नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है, लेने वाला कोई और है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। परंतु लोग यही भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं। तो इसी लज्जा के कारण, इसीलिए मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता हूं। ये है उनकी उदार हृदयता, ये है उनकी विनम्रता, उनकी दानशीलता। और इनके पास जो भी जिस भी इच्छा से आया, इन्होंने उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। किसी ने कहा, मैंने तो सोने की अशर्फियां ही नहीं देखी, उसको 1 लाख सोने की अशर्फियां दे दी। गुणों के पारखी थे। किसी चित्रकार की चित्रकला को देखा, पसंद आया और उसको दान दे दिया। तो जो कवि, ब्राह्मण, कोई विद्वान, निर्धन था, जिसकी प्रतिभा इस निर्धनता के कारण बाहर नहीं निकल के आ पा रही थी, या वे अपनी प्रतिभा को दिखाने में अक्षम हो रहा था, तो ऐसे विद्वानों का, ऐसे कलाकारों को इन्होंने आश्रय दिया, उनकी आर्थिक सहायता की, उनको संपूर्ण हर प्रकार से योगदान दिया। तो और इसके साथ ही आप देखें कि रहीम का जीवन संघर्षों से पूर्ण रहा। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई, माता ने अकबर के साथ उनका दूसरा विवाह हो गया। अकबर के दरबार में रहे, पढ़े, वहां पर विद्या प्राप्त की, अपने प्रतिभा से एक सम्मानित स्थान भी प्राप्त किया। पर अकबर के बाद जहांगीर का जब शासन आया तो उसके पश्चात इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक और जहां इतना सम्मान प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर अपमान भी बहुत हुआ, अनेक कष्ट झेलने पड़े। इनकी मृत्यु भी इस तरह से हुई कि जेल में ही रहते हुए इनके पुत्र का सिर काट करके और जेल में भेजा गया। और इन्होंने कहा कि ये कह के भेजा गया कि ये तरबूज है, तो वो कहते हैं हाँ ये शहीदे तरबूज है। तो एक व्यक्ति के सामने उसके पुत्रों की, उसकी पुत्रियों की, उसके दामाद की मृत्यु हो जाए, उनको उनके सामने मार दिया जाए, तो इससे बढ़कर कष्ट क्या हो सकता है। तो
और जो षड्यंत्र इतने दरबारी समाज में चलते थे, उन षड्यंत्रों का भी सामना करना पड़ा, उनको भी झेलना पड़ा। तो जीवन के अनेक कटु अनुभव भी इन्होंने प्राप्त किए, परंतु कभी भी अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं आने दी। बड़े स्वाभिमानी थे। वो कहते हैं, रहीमन मोही न सुहाए, अमीय पियावे मान बिन, बरु विष देई बुलाए, मान सहित मरिबो भलो। कि सम्मान के साथ मरना श्रेष्ठ है, पर और सम्मान के साथ कोई अगर विष भी पिलाता है तो वो विष पीने के लिए भी मैं तैयार हूं, और अपमान के साथ कोई अमृत भी दे रहा है तो वे भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष सहन किए, परंतु कभी भी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, कभी भी उनसे समझौता नहीं किया। गुण ग्राहक थे, उदार प्रकृति के थे। मैंने पहले ही बताया कि वो जो भी गुणी चित्रकार आते थे, कवि आते थे, उनको उपहार देकर सम्मानित किया करते थे। फारसी और हिंदी के अनेक विद्वानों ने, शायरों ने रहीम की स्तुति की है। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो समकालीन कवि हैं या शायर हैं, वे संकुचित वृत्ति के होते हैं और अपने समकालीन रचनाकार की समृद्धि को देख करके प्रसन्न नहीं होते, ईर्ष्या का भाव आता है। परंतु रहीम के गुणों के कारण, उनकी गुण ग्राहकता के कारण, उनकी कवित्व प्रतिभा के कारण, उनके जो समकालीन कवि आदि थे, केशव, गंग, मंडन, मुकुंद कवि, मोहम्मद राजा नवी, उर्फी, मुल्ला हयाते जिलानी आदि अनेक कवियों ने, शायरों ने इनकी स्तुति की है, इनकी प्रशंसा की है, अपनी रचनाओं में इनके विषय में इनकी प्रशंसा में कहा है। जैसे अभी हमने गंग का उदाहरण आपको दिया था। इसी तरह से हिंदी में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और इनके समकालीन ही केशव दास हुए, जिन्होंने रामचंद्रिका की रचना की, कवि प्रिया आदि ग्रंथों की रचना की। तो केशव दास द्वारा भी रहीम की उदारता का वर्णन किया गया। वे कहते हैं, अमित उदार अति पावन विचारी चारु, जहां तहां आदरियो गंगा जी के नीर सो, खलन के घालिबो को खलक पालिबे को, खान खाना एक रामचंद्र जी के तीर सो। अब रहीम खान खाना के नाम से जाने जाते थे, इनको खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। पूरा इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो केशव दास इनको खान खाना कह के संबोधित कर रहे हैं, और इनकी तुलना गंगा के नीर, गंगा के पवित्र जल के साथ करते हैं। जहां तहां आदरियो गंगा जी के नीर सो। अमित उदार, अत्यधिक उदार प्रकृति की है, पावन है और रामचंद्र जी के तीर के समान है। तो ये समकालीन कवियों द्वारा किसी कवि की प्रशंसा करना अपने आप में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है, उसके विषय में वे बताता है। मित्रों, अभी हमने रहीम के व्यक्तित्व के विषय में जाना। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं के विषय में कि उन्होंने कौन सी रचनाएं की। रहीम के दोहे तो पूरे समाज में प्रचलित है। कोई शिक्षित है, अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, समाज में एक लोकोक्ति के रूप में इनके दोहे गाए जाते हैं या बोले जाते हैं। एक मुहावरों, लोकोक्तियों के रूप में, दृष्टांतों के रूप में, ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी रहीम की और अन्य रचनाएं भी हैं जिनका साहित्यिक महत्व भी है। इनकी रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रहीम दोहावली, खेट के कौतुक जातकम। और रहीम क्योंकि तुर्की के, फारसी के ज्ञाता थे और तुर्की में बाबर की जो जीवनी तुजुके बाबरी के नाम से लिखी गई थी, उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया वाकयात बाबरी के नाम से। तो ये इनकी अनुवाद कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नगर शोभा
रचना की अगर हम बात करें तो इसमें व्यवसाय के आधार पर लगभग 70 जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। विभिन्न व्यवसाय करने वाली स्त्रियां, और इस रचना की प्रेरणा रहीम को अकबर के मीना बाजार से प्राप्त हुई। अकबर के मीना बाजार में मेला लगता था और वहां स्त्रियां अपने सामान का क्रय विक्रय किया करती थी। तो वहां सभी जातियों की स्त्रियां आती थी। तो उन स्त्रियों के जैसे कोई जुलाहन है, सुनारन है, रंगरेजन है, कैथिन है, ब्राह्मणी है, तो विभिन्न व्यवसाय करने वाली स्त्रियों के सौंदर्य को देख करके उनके प्रति आकर्षित होकर के इन्होंने उन 70 जातियों के स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन इस रूप में किया है कि जो अकबरी दरबार की श्रृंगारिक प्रवृत्ति का परिचायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यवसाय की स्त्री के ये सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो उसके अनुरूप ही उसके लिए उपमान उसी की जाति से, उसी के व्यवसाय से लेते हैं। जैसे अगर सुनारिन का वर्णन कर रहे हैं तो सोने से जुड़े हुए जो भी उपकरण है, सोना बनाने, आभूषण बनाने से जुड़े हुए जो उपकरण है, उनका प्रयोग वे उन उपमान रूप में करते हैं। लोहारिन का है तो लोहे के उपकरणों को लेते हैं। तो जुलाहन है, रंगरेजन है, तो रंगरेजन के अधरों का जब सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं तो जो वस्त्र रंगने के लिए महावर आदि का प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोग में लाते हैं। तो जाति विशेष के सामाजिक गौरव पर केंद्रित करके इन्होंने उन जाति विशेष की, उन व्यवसाय से संबंधित स्त्रियों के सौंदर्य का श्रृंगारिक चित्रण इस नगर शोभा में किया है। 142 दोहों में रचित ये रचना है। इनकी दूसरी रचना है बरवै नायिका भेद। मैंने कहा ना कि वो समय ऐसा था, एक और भक्ति काल समाप्त प्राय था और रीति काल की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो रही थी, और रीति काल का वातावरण भी श्रृंगारिक रहा। रहीम स्वयं राज दरबारों में रहे, अकबर के दरबार में रहे, पूरा वातावरण राजसी था, श्रृंगारिक वातावरण था। तो श्रृंगार का, विलासिता का वर्णन करना उस समय कवियों ने प्रारंभ कर दिया था। हम गंग की रचनाएं देखते हैं, केशव की रचनाएं देखें, रहीम की रचनाएं देखें, तो इन्होंने रीति निरूपण ग्रंथ लिखने प्रारंभ कर दिए थे। तो यही बरवै नायिका भेद जो रचना है, ये इनका रीति निरूपण ग्रंथ है। और ये संस्कृत में काव्य शास्त्रीय आचार्य हुए भानुदत्त, उनकी सुप्रसिद्ध रचना रस मंजरी पर आधारित है। काव्य शास्त्रीय आधार पर नायक नायिका के भेद, उपभेदों के सरस उदाहरणों को लेकर के एक श्रृंगार परक रचना इन्होंने की। और यह रचना बरवै छंद में किया गई है। और रहीम बरवै छंद, हिंदी साहित्य में बरवे छंद रचने के कारण, बरवे छंद में रचना करने के कारण बरवे के साहित्यिक जनक कहलाते हैं। और इनके बरवे छंद से ही तुलसीदास को भी प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भी इनकी बरवे छंद को देखा तो उन्होंने भी बरवे छंद को अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। अवधी भाषा में इसकी रचना हुई, नगर शोभा की, बरवै नायिका भेद की। और ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर इनका पूर्ण अधिकार रहा है। जहां इन्होंने दोहावली की रचना, नगर शोभा की रचना ब्रज भाषा में करते हैं, वहीं बरवै नायिका भेद की रचना अवधी भाषा में करते हैं। अवध में रहने के कारण अवधी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। और ये श्रृंगार परक रचना है। और नायक नायिका भेद की जो परंपरा आगे हम रीति काल में देखते हैं, उसका बीज हमें
रहीम के बरवे नायिका भेद में दिखाई देता है। और इस रचना की श्रृंगारिकता को देख करके, उसमें श्रृंगार के सरस वर्णन को देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध आलोचक समीक्षक हैं, वे उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, रहीम का हृदय द्रवीभूत कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। क्या अभिप्राय है मित्रों कि इनके बरवे नायिका भेद में जो नायिका वर्णन, नायिकाओं का भेद, नायक नायिकाओं का भेद प्रस्तुत किया गया है, उसमें भारतीय प्रेम भावना की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। केवल एक कल्पना की ऊंची उड़ान नहीं है, केवल कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा करके या घर में बैठ करके वे अपनी बस स्वप्नों की दुनिया से नायिकाओं का भेद प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वे उस वातावरण में रहे, उस समाज में उन्होंने दरबारी वातावरण में विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के हाव भाव को, चेष्टाओं को देखा। काव्य शास्त्र की जो परंपरा संस्कृत से आई, उसका गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने नायिका भेद प्रस्तुत किया। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल यही कहते हैं कि वे संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। तो उसकी इस रचना में एक सच्चाई है, भारतीय प्रेम जीवन की एक सच्ची झलक है। बरवे नायिका भेद में शास्त्रीयता, लोक जीवन का माधुर्य तथा नायिकाओं की मनस्थितियों का एक सरस चित्रण हमें दिखाई देता है। श्रृंगार का अद्भुत सौंदर्य है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बरवे छंद के तो वो साहित्यिक जनक माने जाते हैं, और इन्होंने उस बरवे छंद में रचना करके जब तुलसीदास के पास भेजा, तो तुलसीदास ने भी बरवे छंद में रचना करनी प्रारंभ की। इस कवि रहीम बरवे रचे, पठे मुनिवर पास। अब ये मुनिवर तुलसीदास के लिए आया है। पठे भेजा मुनिवर पास, लखिते ही सुंदर छंद में रचना किए प्रकाश। कि इस छंद से, इस छंद की मनोहर छवि को देखकर, उसकी रमणीयता को, सरसता को देख करके तुलसीदास ने भी बरवे छंद में रचना करने की उन्हें प्रेरणा मिलती है, वे उसमें रचना करते हैं। इसी तरह से रहीमदास की एक अन्य रचना है मदनाष्टक। कृष्ण लीला संबंधी 8 सुंदर पद इसमें संकलित हैं, जिसमें गोपियों की प्रेम विवलता, मुरली लीला, गोपी विरह का श्रृंगार रसात्मक वर्णन है। तो बरवे नायिका भेद देखें, हम नगर शोभा देखें, ये मदनाष्टक देखें, तीनों में ही श्रृंगार रस मुख्य है, श्रृंगार रस ही प्रधान रूप से आया है। यद्यपि ये कृष्ण भक्ति परक रचना है, इसमें गंगा की स्तुति भी मिलती है, इसमें कृष्ण के रूप माधुर्य का, उनकी रूप माधुरी का सुंदर चित्रण भी मिलता है, और कृष्ण के चले जाने पर गोपियों की जो विरह के कारण जो एक विवलता की स्थिति हो गई थी, तो उसका भी एक श्रृंगार रसात्मक वर्णन रहीम इस रचना में प्रस्तुत करते हैं। ये खड़ी बोली में रचित रचना है, जबकि उस समय खड़ी बोली में रचना नहीं हो रही थी। तो जिस तरह से अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की, उसी तरह से रहीम ने भी खड़ी बोली में इस मदनाष्टक की रचना की, जो आगे परवर्ती काल में हम देखते हैं, द्विवेदी युग में, आधुनिक काल में खड़ी बोली रचना के लिए प्रेरणा स्वरूप बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और ये रचना हिंदी संस्कृत मिश्रित है। रहीम संस्कृत के परम पक्के ज्ञाता थे,
परंतु समाज संस्कृत उतना अच्छे से नहीं जानता था, समाज में संस्कृत की ज्ञाता नहीं थे, तो अपनी बात संस्कृत तक के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकती थी। तो इन्होंने हिंदी और संस्कृत मिश्रित करते हुए इन मदनाष्टक की रचना की। रहीम ज्योतिष शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को विशेष रूप से वे जानते थे। तो ज्योतिष शास्त्र संबंधी इनकी एक रचना है खेट कौतुक जातकम। फारसी, हिंदी, संस्कृत भाषा तीनों का मिश्रण इस रचना में मिलता है और ज्योतिष शास्त्र परक ग्रंथ है। इस खेट कौतुक का अर्थ होता है ग्रह गति, और जातक की गृह गति कैसी है इसके लिए इन्होंने ज्योतिष शास्त्र संबंधी ये रचना लिखी। मनुष्य जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के क्या प्रभाव पड़ते हैं उनका संक्षिप्त चित्रण इस रचना में हमें देखने को मिलता है, जो रहीम के ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होने का परिचायक है। और रहीम की जो सबसे अधिक प्रसिद्धि जिस साहित्यिक रचना के कारण हुई वे है रहीम दोहावली। रहीम सतसई नाम भी मिलता है। सतसई से अभिप्राय होता है 700 दोहे जिसमें हो सकता है रहीम ने भी 700 दोहों की रचना की हो, पर आज वे उपलब्ध नहीं है। आज उनके 300 दोहे ही उपलब्ध हैं, जो रहीम दोहावली के नाम से जाने जाते हैं। और ये 300 दोहे ब्रज भाषा में रचित है, जो जीवन की विविध अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण इन दोहों में मिलता है। नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार परक दोहे इसमें लिखे गए हैं। एक रास पंचाध्यायी रचना का भी इतिहास ग्रंथों में उल्लेख मिलता है रहीम द्वारा रचित, पर यह रचना अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके विषय में हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते। रहीम ने जो बरवे नायिका भेद की रचना की, श्रृंगार परक रचना, उसके अतिरिक्त परवर्ती काल में चल करके 105 के करीब फुटकर दोहों बरवे छंदों की और भी प्राप्ति हुई और भी मिले, और उन फुटकर बरवे छंदों को एकत्र करके रहीम रत्नावली नाम से प्रकाशित किया गया। और इस रचना का संपादन माया शंकर याज्ञिक द्वारा किया गया, और यह रहीम रत्नावली साहित्य सेवा सदन काशी से प्रकाशित हुई। ये कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, परंतु ये उनके जो फुटकर दोहे इधर उधर बिखरे हुए थे उनका संकलन करके माया शंकर याज्ञिक द्वारा संपादित करते हुए प्रकाशित करवाया गया। और रहीम ग्रंथावली 8 भागों में संपादित की डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने और गोविंद रजनीश द्वारा, और इसी रहीम ग्रंथावली में ही इनकी सारी रचनाएं संकलित हैं। और रहीम दोहावली भी अलग से भी मिलती है और इस ग्रंथावली में भी संकलित है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने रहीम के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक परिचय के विषय में जाना। अगली बार हम इनके रचनाओं के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।